नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं हरियाणा विशेष में। हम बात करेंगे बड़ी खबरों का। दिल्ली में जंतर मंतर पर तीसरे दिन भी रेस्टलर्स का धरना जो है जारी रहा। शोषण के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर 3 महीने बाद पहलवान फिर से धरने पर बैठे हैं। इस दौरान जंतर मंतर पर इन पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फेडरेशन और जांच कमेटी पर कई संगीन आरोप लगाए। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर पूछा है कि सांसद और फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर अब तक केस क्यों दर्ज नहीं किया गया। शुक्रवार तक दिल्ली पुलिस को मामले पर जवाब देना है। इस बीच पहलवानों की अपील पर सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। इन पहलवानों को समर्थन की घोषणा की जा रही है। तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल का 23 से ये धरना जो है खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर शुरू हुआ है। 24 अप्रैल को भी ये जारी रहा और आज 25 अप्रैल को भी लगातार जो है धरने पर बैठे हुए खिलाड़ी, और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी धरना इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक इन खिलाड़ियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेसलर साक्षी मलिक ने फेडरेशन पर आरोप लगाया है कि जिन महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दी है, फेडरेशन के लोग उन पर दबाव बना रहे हैं। साक्षी ने अपने पैसे देकर पहलवानों को तोड़ने की कोशिश के भी आरोप लगाए। वहीं कमेटी के मेंबर्स की आपसी सहमति न होने को लेकर विनेश फोगाट ने बड़ा आरोप लगाया है। विनेश ने कहा कि कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट से रिपोर्ट पर जबरन साइन किए गए हैं। लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, और क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और जितने भी हमारे पूरा देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफी हिम्मत मिलती है इससे। हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब हमारा कैरियर खत्म है, हमारी लाइफ खत्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है। तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है, और हम हृदय से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की बात है। और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसे शोषण होता रहेगा। तो जो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप ऐसे ही सहयोग और समर्थन करते रहिए। हम महिलाओं की ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। धन्यवाद। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन नहीं कर लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं थी। कि आपके तो परिवार के लोग हैं, कि आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, वो उस पर फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में रेसलर बजरंग पूनिया ने फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन 7 महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण की शिकायत दी है, फेडरेशन के लोग उन्हें पैसे का लालच दे रहे हैं। उन्होंने धमकी देने वाले लोगों के नाम का भी खुलासा किया है। खिलाड़ियों की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उसके बाद में हमारे साथ में बजरंग पूनिया हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आज सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कितने संतुष्ट हैं और आगे अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने संज्ञान में ये जो केस है वो लिया है, और बिल्कुल जो हमारी कमेटी संगठित है, जो वो आदेश और निर्देश देगी उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद है कि अब एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जब शुक्रवार को सुनवाई होगी तो ऐसे आदेश आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कानून से बड़ा कोई है, और पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करेगा। अब तो करनी उनकी मजबूरी है और करनी भी चाहिए, और मजबूरी से पहले कर लेते तो आज 3-4 दिन हो गए कंप्लेंट दी हुई, आज से पहले अब तक तो अरेस्ट हो जाते वो। अच्छा, ऐसी कुछ सामने चीज़ें आ रही है, आप आरोप भी लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फेडरेशन के लोगों को भेज रहे हैं शिकायतकर्ताओं के यहाँ। जी बिल्कुल, उसमें हमारे कुश्ती के ही लोग हैं। एक फर्जी सेक्रेटरी बना रखा है हरियाणा का, राकेश है,
जो उस लड़के के कोच को कॉल कर रहा है। और एक कोच है विनोद तोमर है जो जो उनको आदेश दे रहा है। उस कोच का नाम है महावीर बिश्नोई। वो बोल रहा है कि उसके पापा को फ़ोन करके कैसे भी ऊपर से उड़ रहा है, हमारे पास पैसे से दबाव से कैसे भी करके उसको पीछे हटाओ। अभी तक आप नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर आप नाम का भी खुलासा कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, कल को वो सबूत अगर मांगेंगे तो आप क्या सबूत? हमारे पास सबूत है तभी बोला है। उससे पहले मैंने इसलिए बोला था कि हम नाम भी खंडन कर सकते हैं उनका, और अब सबूत है हमारे पास, जब भी हमने नाम का खंडन किया है। क्या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो है? मैंने ये बता दिया, हमारे पास सबूत है। और जब के FIR कराएंगे, ये नहीं कि अब छोड़ देंगे, उन पे भी FIR कराएंगे और सबूत के साथ कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से अब आपको उम्मीद है कि आपको अब न्याय मिल जाएगा? जी बिल्कुल। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में बजरंग पूनिया, जिनका साफ तौर से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलने की अब पूरी उम्मीद है। कानून से बड़ा देश में कुछ नहीं है। और जो फेडरेशन के लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडिया न्यूज़ पर उन नामों का भी खुलासा कर रहे हैं। साफ तौर से कह रहे हैं कि उनके खिलाफ में सबूत हैं और उनकी भी अब शिकायत की जाएगी। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। जंतर मंतर पर बैठे रेस्टलेस के निशाने पर जो कमेटी है, तो वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में बबीता फोगाट ने कहा कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग हो लगी है। जंतर मंतर पर पहलवान एक बार फिर धरना देना शुरू कर गए हैं, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर और सेक्सुअली हैरेसमेंट को लेकर लगातार मुद्दा उठ रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबीता फोगाट खुद हैं, लगातार समर्थन कर रही हैं पहलवानों का। खुद एक पहलवान रही हैं, आप खुद एक पहलवान रही हैं, और शुरुआत से लेकर यहाँ तक का सफ़र जो तय किया, क्या देखते हैं? क्या वाकई बेटियों के साथ इस प्रकार का यौन शोषण या मतलब इस पर सेक्सुअली हैरेसमेंट कुछ हुआ? क्या मानते हैं? देखिए, इतना ही कहूँगी कि धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे आग लगी होती है, तो कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। और आप भी देख रहे हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकती। एक कमेटी मेंबर हूँ मुझे। मैम, कमेटी मेंबर की बात करें, लास्ट टाइम आप थे और उस दौरान भी कुछ दस्तावेज की बात सामने आई थी कि कुछ दस्तावेज आपसे छीन लिए गए थे, क्योंकि कमेटी के मेंबर होने के नाते आपका भी अधिकार है कि आप भी उसको देखे पढ़ के पढ़े। क्या मानते हैं? देखिए, कमेटी का मेंबर होने के नाते जितना अधिकार और कमेटी मेंबर्स का था, उतना ही अधिकार मेरा भी था। लेकिन ये मेरे साथ मिसबिहेव किया गया है एक कमेटी मेंबर के द्वारा। जिस अधिकारी ने किया है, रिपोर्ट तक मुझे पूरी नहीं पढ़ने देगी, और सडनली मतलब आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और आपके हाथ से रिपोर्ट छीन ली जाए, तो इससे बड़ा मिसबिहेव आपके साथ क्या हो सकता है, और इससे बुरा हो भी क्या सकता है। मैम, एक खिलाड़ी के नाते हम जानना चाहेंगे कि यहाँ तक का जो सफ़र रहता है खिलाड़ी के लिए कितना चैलेंज रहता है, क्योंकि ख़ास तौर पर बेटियाँ अगर इस प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले लगातार नामचीन चेहरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे उठकर निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या बिल्कुल। देखिए, और आपने जो कहा कि खिलाड़ियों का संघर्ष, तो हमेशा कोई भी खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी का जीवन जो है संघर्षपूर्ण रहता है। और उससे भी बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहता है एक महिला का, कि वो किन परिस्थितियों से निकलकर, घर परिवार से निकलकर, घर परिवार को भरोसा दिलाकर, विश्वास दिलाकर, और सिस्टम के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से संघर्ष करते हुए एक महिला आगे बढ़ती है। एक कहानी मैं शेयर करना चाहूँगी कि मान लो अगर एक लड़का और एक लड़की को अगर दौड़ में शामिल कर दिया जाए, तो एक उसके अंदर स्टोरी है कि वो लड़की जो है, वो घर से, घर के सिस्टम से, मतलब खाना पीना सब कुछ बना के परिवार के साथ अपना घुल मिल के वो सब पार करके फिर दौड़ को आगे पूरा करती है। और एक लड़का है जिसके सामने सिर्फ वो स्ट्रगल है, घर परिवार का इतना स्ट्रगल नहीं होता है जो एक लड़की के लिए रहता है। तो संघर्षपूर्ण जीवन जरूर रहता है हर खिलाड़ी का, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी। मैम, योगेश्वर दत्त भी कमेटी में थे। लास्ट टाइम में कुछ ऐसी बात सामने आई थी कि जो लेके जो विचार हैं या फिर जो बातचीत होती है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं। इसको लेकर आपने बड़ा सवाल खड़ा किया था या अन्य पहलवानों द्वारा? देखिए, मेरे द्वारा नहीं। रेसलर्स की अपील पर अब उन्हें राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी साथ मिलने लगा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, जिन्हें इस वक्त स्टेडियम में होना चाहिए, उन्हें उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें यहां बैठना पड़ रहा है।
समर्थन में पहुंचे हैं सर, समर्थन दिया है खिलाड़ियों को, क्या कहेंगे? सर जिस तरह से दबाव में पुलिस काम कर रही है, FIR दर्ज नहीं हुई है, क्या कोई दबाव लगता है आपको? अब ये सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। ये मजबूर क्यों हुए, इतना गंभीर मामला है, जिनको स्टेडियम में होना चाहिए, वो हमारे देश के गौरव खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए गौरव लाते हैं, वो क्यों मजबूर हुए जंतर मंतर बैठने के लिए? इनको न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए हम समर्थन में हैं। कांग्रेस समर्थन में है सर? हम समर्थन में हैं। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से खिलाड़ियों के समर्थन में है। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। रेसलर्स को राजनीतिक ही नहीं सामाजिक समर्थन भी मिल रहा है। दहिया खाप के प्रतिनिधि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और रेसलर्स की मांगों को लेकर समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने फेडरेशन की मंशाओं पर भी सवाल खड़े किए। जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर 3 दिन से बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में एक तरफ जहां राजनीतिक दल आ रहे हैं, तो अब खाप भी आनी शुरू हो चुकी है। देश की दहिया खाप को सबसे बड़ी खाप बताया जाता है और करीब 50 लोगों का प्रतिनिधि मंडल यहां समर्थन देने के लिए पहुंचा है। और ये आप जो देख रहे हैं जंतर मंतर पर, ये सोनीपत और अन्य तमाम आसपास के जिलों से यहाँ पहुंचे हैं और उनसे बात भी करेंगे। चूंकि अब समर्थन देने की जब बात आई है, तो खाप प्रतिनिधि पहले भी समर्थन देने पहुंचे थे। एक बार फिर दोबारा से खाप पंचायतों ने और खाप ने ऐलान कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो इन्हीं के साथ यहाँ डटे रहेंगे। बात भी करेंगे खाप दहिया खाप के आप जो प्रधान भी हैं, क्या नाम है आपका और कैसे देख रहे हैं इसे? मैं जयपाल सिंह दहिया खाप प्रधान। देखो, हम ये चाह रहे हैं भाई, ये जो है लड़कियों ने जो दरखास्त दी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो है उसका ऊपर कमेटी बैठा गए, उसका जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में उसका न्याय होना चाहिए। हमने न्याय चाहिए। लेकिन आप फास्ट ट्रैक की बात करें, अभी तक तो FIR दर्ज नहीं हुई। 3 दिन पहले खिलाड़ियों ने शिकायत दी थी, उस पर FIR नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है खिलाड़ियों को। तो हम इसीलिए तो आए हैं भाई, उन्होंने FIR और कार्रवाई नहीं की। अगर वे कार्रवाई करते तो हमने आने की यहाँ क्या जरूरत थी? और ये जो घमंड है ना, ये तो सबसे शक्तिशाली पढ़ा लिखा विद्वान या रावण हुआ है, उसका भी टाइम आया, उसका भी जो है ना गरूर टूटा है। अब मान कभी भी नहीं करना चाहिए। अब मान और भगवान का हमेशा बैर होता है और भगवान से ऊपर आज तक इस धरती में पर कोई नहीं हुआ है। हमने इसलिए आना पड़ा खाप पंचायतों ने कि भाई अन्याय जो हो रहा है बच्चियों के साथ, खापों का जो है ना, खापों का यही प्रतिनिधित्व है कि भाई उनके साथ समाज में किसी के साथ अन्याय हो तो खाप उसका फैसला करें और खाप उनका समर्थन करें। दहिया खाप के आप प्रधान हैं, दहिया खाप को बड़ी खाप बताया जाता है। क्या और खापों से भी आपकी बातचीत हुई है, उनके प्रधानों से या उनके प्रतिनिधियों से? क्या वो भी यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे? और अगर बात हुई है तो कौन कौन सी खाप से आपकी बात हुई है? देखो, मेरी सभी खापों से बात हुई है। हमारे जो दहिया खाप इतनी बड़ी है, इसके नीचे 29 खाप हमारे साथ जुड़ती है, जिनका हमारा भाईचारा है। वो हमारा जो है ना, उनका प्रतिनिधित्व हम करते हैं, वे हमारे साथ है। उन सभी खापों ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है बोल के, अगर भाई आप चलो हमारे हैं, आप चलो हमारे हैं। वह सभी खाप हमारे साथ हैं और सभी खाप यही बतलाए हैं भाई हमने न्याय चाहिए। बस हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। लगता क्या है आपको, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्या शक्तिशाली है, वो पावरफुल है, सांसद है, यही वजह है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? ये तो जी क्लियर बात है भाई, पावरफुल है इसलिए तो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। मैं यही बात बार बार दोहरा रहा हूँ। क्या भाई, क्या किसी बड़े आदमी की अगर कोई लड़की स्त्रियां की दरखास्त देती, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई ऐसे होती है? क्या भाई उसके खिलाफ भी ऐसे कार्रवाई होती है? या कोई गरीब बच्चे के खिलाफ कोई दरखास्त दे दे, भाई इसने किसी लड़की का शोषण किया है, उसके पूरे परिवार को पुलिस उठाकर ना मार जूता संभार देती है और उसके जितने आदमियों का नाम लिखा जाता है सभी को अंदर दिया जाता है, जिनकी सजा हो चुकी है। तो इनका क्यों नहीं हुआ? मुझे यही तो पता है भाई, कानून दो क्यों है? कानून एक होना चाहिए। जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून दो क्यों है? मैं यही पूछना चाहती है। खाप खिलाड़ी तो धरने पर बैठे ही हैं, आपका जो खाप बतौर खाप प्रतिनिधि आपका क्या आगे कदम रहेगा? चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई भी होनी है, तो इस बीच में चूंकि धरना जब तक खत्म करने के लिए खिलाड़ियों ने तो मना किया है, क्या आप भी कुछ इस तरह का ऐलान करने जा रहे हैं?
देखो, जो न्यायालय में गया है, न्यायालय उच्च न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, जो उनका फैसला होगा उसको हम मानेंगे। लेकिन हमारा यही है, जब तक इसका कोई फैसला नहीं आता और जब तक ये बच्चियों को न्याय नहीं मिलता, जब तक हम इनके साथ हैं, जब तक ये खाप पंचायतें इन बच्चियों के साथ है। बिल्कुल, देखिए ये दहिया खाप के प्रधान थे जयपाल जी, जिनकी तरफ से साफ बड़े सवाल भी खड़े किए गए हैं और एक ऐलान भी बड़ा किया गया है कि इन बच्चियों के साथ में वो यहीं डटे रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं होता है, जब तक कोई न्याय नहीं मिलता है। इसके साथ साथ में उनका सवाल भी यही है कि वो रसूखदार आदमी है, इसीलिए उसके खिलाफ में अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। अगर यही किसी बड़े परिवार से कोई अगर किसी की लड़की होती तो अब तक शायद मुकदमा भी दर्ज हो गया होता, लेकिन ये गरीब किसानों के बच्चे हैं, इसीलिए इनको आज धरने पर बैठ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि और जो खापे हैं उनकी तरफ से भी जिम्मेदारी दहिया खाप को दी गई है कि वो यहाँ आकर बैठे और उनके साथ साथ वो भी आगे सामने आने को तैयार हैं। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी है, सारी बातों की छानबीन हो रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही जल्द समाधान हो जाएगा। कि अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा, किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं, खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका हो जाएगा। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को लेकर कहा कि खिलाड़ी देश की आन बान और शान है, सरकार पर भरोसा रखे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। खिलाड़ी हमारे देश की शान है, बान है और देश और दुनिया में इन्होंने नाम जो किया है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए और जो उनकी मांग है, जो उससे रखी है और उन्हें भरोसा होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो उनकी डिमांड है, जो उनकी मांग रखी, भरोसा रखें, सरकार पर रखें और न्याय मिलेगा। विश्वास करना चाहिए, कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो विश्वास भरोसा रखिए, बिल्कुल जो रिपोर्ट होगी उसी पे काम होगा। गुरुग्राम में कॉर्पोरेट इंटरेक्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने कॉर्पोरेट संस्थानों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। कॉर्पोरेट संस्थानों को दी जाने वाली सेवाओं पर मंथन हुआ। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 8 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को जल्द रोजगार मिलेगा। हमने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोजगार मिले, इसके लिए हमने एक नया अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितनी भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैन पावर की जरूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। जो पहले से आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से, कंट्रैक्टर्स के माध्यम से, जो वर्कर्स जो एजेंसी ऐसी होती थी उनके माध्यम से लिए हुए थे, उनको भी सपोर्ट किया है। 1 लाख से ऊपर लोगों को उसमें एक प्रकार से रजिस्टर किया हुआ है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट की एक रोल पर वो लोग हैं। लेकिन इस काम को सरकार के या PSUs के अलावा प्राइवेट जो इंडस्ट्री, उद्योग, जहाँ भी आवश्यकता होगी उसके लिए भी खोला जाए, उसका आज एक बड़ा सेमिनार उद्योगपतियों को बुला करके किया गया है। उनके सामने पूरा विषय रखा है, बहुत से उनके सुझाव भी आए हैं। तो उसमें अब हमारी तैयारी है कि हरियाणा में जो हमारे पास बेरोजगार युवा है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर प्रकार के उसके अंदर युवा बेरोजगार उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। अभी तक इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जो रजिस्ट्रेशन होता था वो सब मिला करके एक ही जगह के प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। 8 लाख के लगभग ऐसा युवा है हरियाणा में जिनको रोजगार की तलाश है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट उद्योग जिस प्रकार से बहुत एक सार्थक चर्चा रही और उन्होंने अपना एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण अपनाया है कि इसका लाभ उनको होगा,
वो सब इससे के माध्यम से लेना शुरू करते हैं तो लाखों युवकों को जो प्राइवेट रोजगार मिलता है वो HKR के माध्यम से मिलेगा। और इसकी जो निश्चित कुछ जो बातें हैं उनको बता दी गई हैं। केवल 1% का कमीशन उनको देना होगा, बल्कि प्राइवेट जो उनको मैन सप्लाई पावर सप्लाई करते हैं उसका खर्चा उनका ज़्यादा बैठता है। इस पोर्टल पर आने के बाद जो कुछ विशेष प्रकार के उद्योग हैं उनको तो 5 से 6% का बचत भी होने वाली है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अपने जो खर्चे होते हैं उसके भी उनके काफ़ी बचेंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव आज ये कार्यक्रम स्वीकार्यता बनी है। रेगुलर भर्तियाँ लगातार हमारा HPSC, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले 8.5 साल में हमने जो भर्तियां हैं 1 लाख से ऊपर भर्तियां वो सब की हैं। और अभी इस वर्ष में भी लगभग 60,000 से ऊपर भर्तियां यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के माध्यम से होने वाली हैं। तो वो सब तो उसके नाते से सरकारी एम्प्लॉय जो परमानेंट होता है वो है। यहाँ तो टेम्परेरी तौर पर जिसको थोड़े समय के लिए आउटसोर्स में रखना होता है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही पक्की नौकरी आती है फिर वो उनका स्थान लेते हैं। रीएम्प्लॉयमेंट तो दी जाती है, कभी कभी कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति शायद तुरंत मिलना कठिन होता है, या कभी प्रमोशन वाले नीचे से लोग उस प्रकार के होते नहीं हैं। उस विकल्प के रूप में किसी व्यक्ति को रीएम्प्लॉयमेंट का जनरल फेनोमेना नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सिरसा दौरे पर रहे। डिप्टी सीएम का करीब 27 कार्यक्रमों में शिरकत करने का कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा चुनाव को लेकर DGP की तैयारियों का जिक्र किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, अगले साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, हर राजनीतिक दल चुनावी मोड में है, हम भी जनता के बीच में जा रही हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान चुनाव है और उस चुनाव की तैयारी में DGP जुटी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे। मंडियों से अनाज उठान को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में 57% गेहूं का उठान हो चुका है। 27 लाख मीट्रिक टन गेहूं गोदामों में पहुंच चुका है और गेहूं और सरसों का 7,000 करोड़ रुपए की पेमेंट किसानों के खाते में की जा चुकी है। बाकी का उठान भी जल्द होगा। मेरे ख्याल से अब तो अगला 1-1.5 साल तो नॉन रेस्टिंग टाइम है, और पॉलिटिकली भी आप कहो तो हर पार्टी अपने चुनावी मूड में तो आ ही चुकी। और आज अप्रैल का अंत आ चुका, अगली अप्रैल में तो लोकसभा की पोलिंग भी कंप्लीट हो गई। इस पक्ष का हूँ कि हम डेमोक्रेसी के अंदर हर 3 महीनों में इलेक्शंस देखते हैं। किसी ना किसी प्रदेश में होगा, नहीं तो लोकसभा का होगा। अगर ये सारे एक दिन हो तो बहुत ज़्यादा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी की जो यूटिलाइजेशन होती है उसमें कटौती आएगी, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स मनी है उसको हम सेफ गार्ड करें। पहले राजस्थान का चुनाव है, अभी तो राजस्थान में संगठन को धीरे धीरे विस्तारित किया है हमने, और आगे वहाँ कैसे चुनाव लड़ा जाएगा उसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा की चर्चा होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला पहुंचे इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 8 साल में विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई गई है। उन्होंने थर्ड फ्रंट को लेकर भी बयान दिया। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए जो कोई हमारा साथ देगा उसका स्वागत। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो हमारे साथ है, तो सीधी सी बात करते हैं कि जो इस प्रशासन से दुखी है वो अगर हमारी नीतियाँ उन्हें अच्छी लगती है तो आए, हम उनका वेलकम करेंगे। तो किसी की मेहनत को शामिल तो नहीं कर रहे। सोनीपत में शिक्षा विभाग कर्मचारी की ओर से यौन शोषण मामले में एक और खुलासा हुआ है। आरोपी कर्मचारी के खिलाफ एक और महिला सामने आई है। महिला ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उससे भी एडमिशन के नाम पर यौन शोषण करने और पैसे की डिमांड की गई थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने घटना को निंदनीय बताया और खंड शिक्षा अधिकारी से विस्तृत आचरण की जानकारी भिजवाने को लिखा है। रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई करने की बात कही। पिछले साल में ये फार्म भरा था मैंने RTE का, तो नवीन सर के पास आई थी। नवीन सर ने मेरे को काफ़ी उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ बोला था इन्होंने, और मेरी गुड़िया का ये कर नहीं रहे थे। तो फिर धर्मेंद्र सर से मैंने बात करी थी, तो उन भैया ने करवाया था मेरी गुड़िया का। तो इन्होंने मुझे बाहर भी बुलाया, कहते इधर आ जाओ, और फिर मैंने इन्हें मना करा भी मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे छोटे बच्चे और घर पे कोई भी नहीं है।
तो कहते बीओ ऑफिस में आ जाओ शनिवार को, जबकि छुट्टी थी। मैंने बोला क्या करूँगी, कहते आ जाओ बाहर ठंडा वगैरह पी लेंगे। मैंने बोला नहीं भी मैं नहीं आ सकता। हाँ, पैसे भी मांगे थे इन्होंने और मतलब कि उल्टा बोल रहे थे कि मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मैं आपकी लड़की का करवा दूंगा फिर। ये बहुत एक खेदजनक जो घटना है कि एक ऑफिस का जो कर्मचारी है वो इस तरह से उसने हरकत की है और ऐसा जो कर्मचारी जो है उसके विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई है। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए आप बने रहिए NTN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।